दोस्तों आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसे देखकर आप लोगों की रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों यह कहानी सच में बहुत ही ज्यादा दर्द और इमोशन से भरी हुई है। यह सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। इस कहानी के असली दो पात्र हैं जो कि दो भाई होते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे दोनों भाई काम की तलाश में अपना पेट पालने के लिए दूसरे देश में जाते हैं और उनके साथ वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि वो लोग पानी पीने के लिए भी तरसते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों आइए मूवी की कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सऊदी अरब के एयरपोर्ट से, जहां पर हम नजीम और उसके भाई हकीम को देख पाते हैं। यहाँ पर नजीम को अपनी भाषा मलयालम के अलावा और कोई भी भाषा नहीं आती, जैसे हिंदी भी नहीं आती, जबकि वहीं उसका छोटा भाई हकीम पढ़ा लिखा है, उसे इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ आती है। जिसके बाद दोनों एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया होता, जबकि उन्हें बताया गया था कि कंपनी का एक आदमी उन्हें पिकअप करने आएगा। उनके साथ आए हुए लोग एसी गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुके थे। वो लोग एयरपोर्ट के एक कर्मचारी को उस कंपनी का नंबर देकर उसे कॉल करने को कहते हैं। जब वो आदमी उस नंबर पर कॉल करता है तो रिंग जा रही होती है, लेकिन फोन को कोई भी नहीं उठाता। वो आदमी बताता है कि आज फ्राइडे है, आज के दिन छुट्टी होती है, इसलिए शायद कोई फोन नहीं उठा रहा। अब रात के 8:30 बज चुके थे। हकीम अपने भाई से कहता है कि माँ परेशान हो रही होगी, हमने एक फोन भी नहीं किया। तभी उनके सामने एक शेख आता है। वो शेख उनसे कुछ अरबी भाषा में बात करता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि हमारी कंपनी की तरफ से शायद ये हमें लेने आया है। वो दोनों उस आदमी के साथ उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब नजीम को बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी और उसके पास पानी भी नहीं था। वो शेख से पानी मांगता है, लेकिन वो नजीम को चुप रहने को कहता है। अब बहुत रात हो चुकी थी। हकीम को याद आता है कि हमने माँ को अभी तक कॉल नहीं किया और घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। हकीम शेख से कहता है कि एक कॉल करनी है, जहाँ पर SDT हो वहाँ गाड़ी रोक देना, लेकिन वो शेख कहीं भी रास्ते में गाड़ी नहीं रोकता और गाड़ी चलाता रहता है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो उन्हें एक रेगिस्तान पर ले आता है। यहाँ रेगिस्तान देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वो दोनों समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें तो टोन पर जाना था और आप हमें यहाँ क्यों ले आए। वो शेख दूसरे शेख को बुलाकर कहता है कि तुम इस लड़की को रख लो, मैं कल सुबह आऊंगा। इस तरह वो हकीम को यहाँ भेज देता है। दोनों भाई दर्द में चीखने चिल्लाने लगते हैं कि हम दोनों को अलग मत करो। हकीम अपने भाई को कहता है कि भैया मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन वह शेख नजीम को बहुत ही ज्यादा मारता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। फिर कुछ दूरी पर ले जाकर वह गाड़ी रोक देता है और उसे दूसरे आदमी के पास ले आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक बंदा लाया हूँ। नजीम उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ समझने वाला कोई नहीं था। उसे तो उसका छोटा ही समझ सकता था। अपने भाई के बिना नजीम इस अजनबी देश में बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। तभी नजीम वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी को देखता है। वो आदमी हिंदी में बात कर रहा था, लेकिन नजीम को तो हिंदी भी नहीं आती थी। वो उस बुजुर्ग आदमी से इशारों में पानी मांगता है। वो आदमी पानी की टंकी की तरफ उसे इशारा करता है। नजीम वहाँ जाकर पेट भर के पानी पीता है, क्योंकि बहुत घंटों से प्यासा था। फिर वह सोचता है कि मैं इस रेगिस्तान में सोऊंगा कहाँ। तभी वह देखता है कि उसका बॉस टेंट के अंदर सो रहा है। फिर वह बाहर एक साइड पर लेट जाता है और बाहर बहुत ठंड थी। नजीम अपने गांव परिवार और अपनी जिंदगी को मिस कर रहा था। नजीम हमेशा से गल्फ जाना चाहता था। वो अपने दोस्तों को देखता था कि वह लोग गल्फ से महंगी महंगी चीजें लेकर आते हैं। उसका भी सपना होता है कि वह भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करे। वो अपने एक दोस्त से पूछता है कि गल्फ जाने में कितना खर्चा आ जाता है। उसका दोस्त बताता है कि करीब 30,000 में वीजा बन जाता है। अगर तुम जाना चाहते हो तो बताओ, मेरे एक मामा जी हैं, वह यह काम करते हैं। नजीम कहता है कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ, मुझे इसके लिए अपना घर बेचना पड़ेगा। उसका दोस्त कहता है तुम अपना घर गिरवी रख दो और फिर गल्फ जाने के बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा और फिर तुम अपना कर्जा उतार देना। इस तरह नजीम अपने घर को गिरवी रखकर सऊदी अरब आया था। नजीम अपने परिवार को याद करता है कि उसकी पत्नी सेंटो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ और पत्नी उसके जाने की खुशी में बहुत सारे पकवान बनाती है और नजीम सोचता है कि जल्दी से पैसे कमाकर घर की मरम्मत करा लूंगा। और यह सब सोचते हुए नजीम की आंख लग जाती है। नजीम का बॉस उसे सोते हुए देख लेता है। वो लात मारकर उसे उठाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेंट के पास सोने की। फिर अगली सुबह वह बुजुर्ग आदमी भेड़ बकरियों का दूध निकाल रहा था। वह आदमी नजीम से कहता है कि यह दूध अपने बॉस को दे दो। वह हिंदी में बोल रहा था, इसलिए नजीम को कुछ भी नहीं समझ आता और उसे लगता है कि यह दूध उसे पीने के लिए दे रहा है। अब नजीम वह दूध पीने लग जाता है। तभी वह आदमी नजीम से दूध छीन लेता है और फिर इशारों से समझाता है कि दूध उस बॉस को दे दो। फिर नजीम उसे दूध देने जाता है। नजीम एक बार फिर से वह अरबी बॉस के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता और फिर वो नजीम को मारने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ दूसरा शेख आता है। नजीम उसे अपना एड्रेस और नंबर दिखाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह शेख उसका वह एड्रेस और नंबर फाड़ देता है। अब बेचारा नजीम बहुत रोता है और गिड़गिड़ाने लगता है। वह बेबस और लाचार हो चुका था। फिर शेख उसे खाने के लिए रोटी देता है। वह रोटी इतनी मोटी और हार्ड थी कि उसे चबाया भी नहीं जा रहा था। शेख उसे पानी देता है और
सारू से समझाता है कि रोटी को पानी में डुबोकर खा लो। नजीम बहुत भूखा था, उसे मजबूरी में यह रोटी खानी पड़ती है। वहीं पास ही में एक टूटी हुई कार पड़ी होती है। नजीम रात को उस कार के अंदर सो जाता है। सुबह नजीम जब टॉयलेट जाता है तो वह शेख आकर उसे पीछे से लात मारता है और उसका पानी उठाकर ले जाता है। नजीम कहता है अब मैंने क्या गलती कर दी। तभी वह बुजुर्ग आदमी उससे कहता है कि वह पानी शहर से खरीद कर लाता है, इसलिए वो उसे पीने नहीं देता। फिर नजीम कहता है कि मैं हाथ पैर मुंह कैसे धोऊंगा और अपने शरीर की जरूरतें कैसे पूरा करूंगा। वो आदमी रेत की तरफ इशारा करके कहता है कि इससे साफ कर लो। नजीम को इस बात पर बहुत शर्म महसूस होती है। अब उसके इतने बुरे दिन आ चुके थे कि उसे टॉयलेट के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ पर एक बंदा आता है। नजीम उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले जाओगे। तभी वहाँ शेख आता है। वो कहता है कि तुम इस आदमी से क्या बातें कर रहे थे, और फिर नजीम को अपने गन के पिछले हिस्से से बुरी तरह से मारने लगता है। नजीम अपने गाँव के दिन याद करता है कि वह नदी में किस तरह नहाता था और वह आज कितने दिनों से नहाया नहीं है। नहाना तो दूर, उसे यहाँ शौच के लिए भी पानी नहीं मिलता। एक दिन शेख नजीम को उठाकर उसे भेड़ बकरियों का दूध निकालने को कहता है। यह काम तो बुजुर्ग आदमी का था, लेकिन आज वो कहीं जा रहा था। पहले तो बकरियां उसे बहुत मारती हैं, वह जख्मी भी हो जाता है और धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है और वह भेड़ बकरियों के दूध निकालने लग जाता है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे खाने के लिए यह मोटी रोटी भी नहीं मिलेगी। अब उसे यहाँ कुछ दिन बीत चुके थे। नजीम टूटी हुई गाड़ी के शीशे में अपने आप को देखता है। वह पहले जैसा नहीं रहा, उसका शरीर कमजोर हो चुका था। वो अपने आप को देखकर काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी वह एक पहाड़ी पर जाता है आत्महत्या करने के लिए। वह वहाँ देखता है कि काफी सारे गिद्ध किसी चीज को नोच नोच कर खा रहे हैं। वो नीचे जाकर देखता है तो वो लाश उस बुजुर्ग आदमी की थी जो भेड़ बकरियों का दूध निकालता था। वो सोचता है कि एक इंसान का इतना बुरा हाल है और उसे दफनाया भी नहीं है, और शायद ऐसा ही हाल मेरा भी होगा। नजीम उन गिद्ध को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर ही हमला कर देते हैं। नजीम वहाँ से भाग जाता है। नजीम अगली सुबह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो शेख उसे देख लेता है और ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करने लगता है। शेख उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली नजीम को नहीं लगती। वो डर के मारे वहीं पर गिर जाता है। शेख उसे अपनी बंदूक से इतना मारता है कि नजीम का एक पैर टूट जाता है कि वह दोबारा भागने की कोशिश ना करे, और नजीम के हाथ पैर बांध देता है। उसे पानी पीने के लिए भी पानी नहीं देता। रात होने पर नजीम बड़ी ही मुश्किल से अपने हाथ खोल लेता है और पानी पीने लगता है। फिर हम देखते हैं कि नजीम को देखकर लगता है कि उसे यहाँ 1-2 साल हो चुके हैं। एक दिन नजीम भेड़ बकरियां चरा रहा था, तभी अचानक रेगिस्तान में बारिश होने लगती है। तो नजीम अपनी भेड़ बकरियां को लेकर एक गुफा में चला जाता है और अपनी सूखी हुई रोटी खाने लगता है। तभी से गुफा के उस पार कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस आवाज का पीछा करते हुए गुफा के उस पार चला जाता है। उसे थोड़ी दूर पर एक आदमी दिखाई देता है। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी और कोई नहीं, उसका भाई हकीम होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। हकीम उसे बताता है कि मुझे कई जगह पर काम पर रखा गया था, वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, भैया हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। नजीम उससे कहता है कि मैंने यहाँ से कितनी बार भागने की कोशिश की, मेरी कोशिश हर बार नाकाम हुई। इस कोशिश में उन लोगों ने मेरी एक टांग भी तोड़ दी। अब मैं लंगड़ा कर चलता हूँ। हकीम कहता है भैया मैंने आपको एक बार देख लिया, अब चाहे मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर हकीम का काफिला आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नजीम जब ऊँटों को लेकर जा रहा था तो वहाँ कुछ दूरी पर हकीम आता है। वह नजीम के लिए पत्थर के नीचे एक पेपर रख कर जाता है। वह लंगड़ाता हुआ उस पेपर के पास जाता है। उस पेपर में लिखा था कि मैं जहाँ काम करता हूँ कि वहाँ एक इब्राहिम नाम का अफ्रीकन आदमी रहता है, उसको यहाँ के सारे रास्ते पता है। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया है, वह हमारी मदद करने के लिए तैयार है। फिर ये तीनों प्लान बनाते हैं। तो ये तीनों एक दिन मिलते हैं। इब्राहिम कहता है कुछ दिन बाद बड़े शेख की बेटे की शादी है, वो सब लोग शादी में बिजी होंगे, हम लोग मौका देखते ही यहाँ से निकल जाएंगे। आखिरकार वह दिन आ जाता है। उस दिन सब लोग शादी में गए हुए थे, इसलिए नजीम कपड़े उतार कर उस टंकी के पानी में नहाता है। वो सालों के बाद आज नहाया था और फिर वही पुराने कपड़े पहनता है जब इंडिया से सऊदी अरब आने पर पहने थे। वह पैंट इतनी लूज हो गई थी कि वह एक रस्सी की मदद से अपनी पैंट को बांध लेता है। नजीम लास्ट बार यहाँ की भेड़ बकरियों को चारा पानी खिलाकर उन्हें अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। या तीनों अपने सफर में निकल जाते हैं। रात होने पर यह लोग एक काफिले पर पहुँचते हैं। इब्राहिम उस काफिले से पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन एक शेख उन पर गोलियां चलाने लग जाता है। यह लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ वहाँ भागते हुए जब सुबह होती है तो उन्हें पता चलता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। वह अपने चारों ओर रेत ही रेत देखते हैं। वो लोग फिर भी चलते रहते हैं। थोड़ी दूर पर हकीम देखता है कि एक ऊँट पानी पी रहा है, लेकिन वह उसका भ्रम था। जब वह वहाँ जाता है तो वहाँ एक ऊँट मरा हुआ पड़ा
रहा था। शायद यह भी प्यास के कारण मर चुका था। थोड़ी दूरी पर जाकर रेगिस्तान के रेतीले सांप उनके सामने आ जाते हैं। इब्राहिम हकीम को उस जगह से अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन नजीम वहीं पर खड़ा रह जाता है और सांप उसके पैर में था। इब्राहिम उसे कहता है कि तुम वहाँ से हिलना मत। देखते ही देखते वो सांप वहाँ से चला जाता है। इस तरह रेगिस्तान पर नंगे पैर चलने की वजह से नजीम के पैर जख्मी हो जाते हैं। इब्राहिम अपने कोट का कपड़ा फाड़कर उसके पैर में बांध देता है। अब भूख और प्यास से इनका बुरा हाल हो चुका था। इब्राहिम बार बार इन्हें हिम्मत देता है और इनका हौसला बढ़ाता है। आगे चलते हुए हकीम और नजीम दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर इब्राहिम को उन दोनों को होश में लाने के लिए अपना पसीना पिलाना पड़ता है। अब इन्हें इस रेगिस्तान के सफर में 3 दिन हो चुके थे। हकीम का शरीर अब साथ छोड़ रहा था। उसे आगे चलकर एक शहर दिखाई देने लगा, लेकिन यह भी उसका भ्रम था। शायद उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। हकीम उन दोनों को धक्का मारकर वहाँ से भगाने लगता है और प्यास की वजह से वो रेत को ही खाने लग जाता है। हकीम वहीं पर गिर जाता है और देखते ही देखते उनकी सांसें थम जाती हैं। नजीम अपने भाई के लिए बहुत रोता है और उसकी माँ ने यह भी कहा था कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, लेकिन वह बेचारा अपने भाई का ख्याल नहीं रख सका। तभी सामने से एक रेत का तूफान आ जाता है। इब्राहिम नजीम को वहाँ से खींच कर ले जाने लगता है। उस तूफान में हकीम की लाश भी गायब हो जाती है। वह लोग वहीं पर पड़े रहते हैं और अगले दिन अपना सफर फिर से स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे इब्राहिम का भी भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी दूरी चलने पर उन्हें एक तालाब नजर आता है। नजीम उस तालाब को देखकर उस तरफ भागता है, लेकिन इब्राहिम उसे रोक लेता है कि यह तालाब जहरीला भी हो सकता है। और फिर वह लोग एक कपड़े की मदद से थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इब्राहिम को वहीं तालाब के पास एक कांच की बोतल मिलती है। वो कांच की बोतल से एक धुन बजाने लगता है। उस धुन को सुनकर कुछ परिंदे वहाँ आ जाते हैं। उससे इन्हें मालूम चलता है कि हमें किस दिशा में जाना होगा। वो लोग वहाँ से फिर से चलने लगते हैं और कुछ देर बाद रात हो जाती है। नजीम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह चलने लायक नहीं रह गया था। रात को वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। सुबह जब नजीम की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि इब्राहिम वहाँ से जा चुका था और एक कांच की बोतल में उसके लिए पानी रखा जाता है। नजीम वो पानी पीता है और धीरे धीरे अपना सफर शुरू कर देता है। 2 दिनों के बाद नजीम को एक सड़क नजर आती है। नजीम उस सड़क पर आकर लोगों से लिफ्ट मांगने लगता है, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर कोई आदमी लिफ्ट नहीं देता। तभी वहाँ पर एक शेख गाड़ी में आता है और वह उसकी मदद करता है। वह नजीम को पानी भी पिलाता है। वह उसे गाड़ी में बिठाकर शहर में ड्रॉप कर देता है। फिर नजीम लगड़ाता हुआ एक मलयाली रेस्टोरेंट में जाता है। यह रेस्टोरेंट एक कुंजगा नाम के आदमी का था। उसे नजीम की हालत देखकर उस पर तरस आता है। वह नजीम की इस हालत को सही करता है और उसका ट्रीटमेंट भी करता है और उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करके उसके परिवार वालों से उसकी बात करवाता है। नजीम को यहाँ पर 4 साल हो चुके थे। उसके पेपर पूरे न होने की वजह से उसे 3 महीने जेल में रखा जाता है। जो लोग कंपनी से भाग कर आए थे वह शेख उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। तभी नजीम का शेख भी वहाँ पर आता है। नजीम उसे देखकर घबरा जाता है और छुपने लग जाता है। वो नजीम को पहचान लेता है, लेकिन वह उसे वहाँ से नहीं ले जाता। वह बताता है कि उससे गलती हुई थी, उसके पास किसी और को काम करने के लिए आना था, वह गलती से इसे ले गया। 3 महीने जेल में रहने के बाद नजीम अपने घर इंडिया वापस जाने लगता है। नजीम और उसके जैसे कितने लोगों को सऊदी अरब की सरकार उन्हें इंडिया भेजने का इंतजाम कर देती है। वह सोचता है कि गल्फ जाके सारे लोग अपने परिवार वालों को महंगी महंगी चीजें देते हैं, लेकिन मेरे पास बस एक ही चीज है, वो है मेरी उम्र। यही मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को दे सकता हूँ। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सीख तो मिलती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे पास जितना है हम उसी में जीना सीख लें और उसी से छोटी छोटी खुशियां हासिल करें। हम ज्यादा बेहतर की तलाश में अपना सब कुछ खो देते हैं, इसलिए हमारे पास जितना भी है उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी। और अगर आप लोग इसी तरह का और भी कंटेंट देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।